Hello, my dear students, and once again, I welcome you all to RBS classes, the Pariksha Guru. And for your success, you must watch, like, subscribe, and share this channel. And I am here to teach you TGT, PGT, LT, Higher Education, NET, and JRF, especially English. And what you have to keep inside your brains, that if you want to have all the notifications, don't forget pressing bell icon. And today I am going to teach you a very important topic associated with the courses of TGT, PGT, LT, UP. And the topic is romantic age. नाम से ही आपको लग रहा होगा कितना important age है, romantic age. But the very important thing that you must know, that in this period you will not find the facts more than the concepts. किसी भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जीआरएफ अथवा हायर एजुकेशन के एग्जाम में जो मैक्सिमम गलतियां आपसे होती हैं वो होती हैं when you will not be able to comprehend the concept. जब आप कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं तो वहीं समस्या हो जाती है. फैक्ट्स तो रटने की चीज होती है, आप रट लेते हैं उसे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की चीज होती है, इंटीरियराइज करने की चीज होती है, और उसके बाद फिर उसको री इंटीरियराइज करने की जरूरत होती है, री एनालाइज करने की जरूरत होती है. मतलब जब बहुत ज्यादा आप पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ज्यादा इंटीरियराइज करते हैं, ओनली आफ्टर दैट यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. द टॉपिक today you are going to have is romantic age. So I directly shift to romantic age. Now, romantic age. Romantic age. What do you understand by romanticism? The very first question that comes before you is, what is romanticism and why this age is considered to be a romantic age? What is romanticism? Romanticism actually is a principle. Principle, what do you understand by principles? Means theory, means siddhant, means doctrine. What kind of principle it is? किस तरीके का सिद्धांत ये है? When you are free from all sorts of bondages, हर प्रकार के बंधनों से जब आप दूर होते हैं तब आपको रोमांटिक कहा जाता है. When you are not bound in rules, laws, especially the classical laws, when you are not bound in disciplines, जब आप डिसिप्लिन्स में, अनुशासनों में बंधे हुए नहीं होते हैं, then you are called romantic. But it doesn't mean that a romantic person is principle-less or theory-less or doctrine-less. It means romantics always make their own principles, always their own principles, always their own doctrines. उनकी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी अपनी थियोरी होती है, उनके अपने डॉक्ट्राइंस होते हैं. तो रोमांटिक्स जो होते हैं वो अपनी थियोरी बनाते हैं. नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम कहते हैं कि ही इज अ वेरी रोमांटिक मैन, तो लोग उसको मोस्टली प्रेम से जोड़ लेते हैं कि रोमांटिक है तो प्रेम करता होगा, रोमांटिक है तो लवर होगा, रोमांटिक है तो बिलवेड होगा, प्रेमी होगा, प्रेमिका होगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, ये जरूर है कि प्रेम भी इसका एक हिस्सा है. Love is also a part of romanticism, but just a part, not the wholesomeness. ये सब कुछ नहीं है, एक हिस्सा है. तो romantic age we are going to discuss today. इसे कहते हैं स्वच्छंदतावादी युग. स्वच्छंदतावादी युग means when you are free. स्वच्छंद जब आप हो, मतलब आप जब स्पॉन्टेनियस हो, किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस में बंधे हुए ना हो. ठीक है. सबसे पहले आई राइट द पीरियड ऑफ दिस एज कि ये कब से कब तक
रहा। तो रोमांटिक एज ये रहा 17 1798 to 1832. What you have to keep inside your brains, आपको अपने दिमाग में जो रखना है, sometimes it is said that romantic age lasted for more than 39 years, means it lasted till 1837 and it ended with the coronation of Queen Victoria in England. ऐसा कहा जाता है कि रोमांटिक एज 1798 में शुरू हुआ और ये 1837 तक चला, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया असेंडेड द थ्रोन इन 1837। क्वीन विक्टोरिया 1837 में इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठी एंड शी बिकेम द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड इन 1837। तो लोगों का मानना है कि विद द कोरोनेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया रोमांटिक एज एंडेड, रोमांटिक एज का समापन हो गया। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू टीजीटी पीजीटी कॉन्सेप्ट्स, अकॉर्डिंग टू यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशली, इज नॉट कंसीडर्ड गुड। ये सही नहीं कंसीडर किया जाता। माना जाता है कि रोमांटिक एज एंडेड इन 1832, रोमांटिक एज का समापन 1832 में हो गया। क्यों? उसका भी एक लॉजिक है। जैसे जो कहते हैं कि 1837 में समाप्त हुआ, उनका लॉजिक ये है कि क्वीन विक्टोरिया 1837 में इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठी, और जो मानते हैं कि 1832 में ये समाप्त हो गया, उनका मानना है कि इन 1832, कीप इनसाइड योर ब्रेन्स, इन 1832 reform bill. A reform bill was brought into the Senate of England. इंग्लैंड की संसद में एक सुधार विधेयक लाया गया और इसमें कहा गया कि एवरी फील्ड ऑफ लाइफ नीड्स रिफॉर्म, जीवन के हर क्षेत्र को सुधार की आवश्यकता है। तो ये जो रिफॉर्म बिल था, इट वॉज ब्रॉट under the influence of Queen Victoria when she was not actually a queen, but she was very effective woman even then. तब भी वो बहुत प्रभावशाली महिला थी और उनके प्रभाव में उन्होंने इसके लिए बहुत एडवोकेसी की और इंग्लैंड की संसद में एक रिफॉर्म बिल लाया गया, रिफॉर्म बिल। तो इस रिफॉर्म बिल के प्रेजेंटेशन के साथ, नॉट ओनली दिस बिल वॉज ब्रॉट बट दिस पास्ड एंड बिकेम एन एक्ट इन 1832। ये केवल लाया ही नहीं गया बल्कि पास हुआ, और जब कोई भी बिल, कोई भी विधेयक पास हो जाता है संसद में, तो उसे ही हम कानून कहते हैं, वो कानून बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। तो दिस वाज वेरी इफेक्टिव एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ रिफॉर्म बिल इन 1832 इन द सीनेट ऑफ इंग्लैंड, रोमांटिक एज एंडेड हियर, इट इज सेड सो, ऐसा कहा जाता है। एंड इसके शुरुआत के मामले में भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। समटाइम्स इट इज सेड दैट रोमांटिक एज बिगेन इन 1789 विद द कमेंसमेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत के साथ ही रोमांटिक एज शुरू हुआ, क्योंकि रोमांटिक एज के जो क्लेरियन कॉल्स थे, रोमांटिक एज के जो वॉच वर्ड्स थे, वो थे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो कि रोमांटिक एज के मेजर थीम्स थे। तो लोगों का मानना है कि हम अगर वहीं से शुरुआत मान लें तो क्या दिक्कत है, लेकिन इट विल ऑल्सो नॉट बी राइट। आपको मानना है कब कि रोमांटिक एज बिगेन इन 1798। उसका लॉजिक क्या है? 1798 देख लीजिए, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है दैट a joint venture of Wordsworth and Coleridge, title is Lyrical Ballads, came to be published in 1798. ये Lyrical Ballads. I summarize whatever I told you today within 15 minutes. 15 मिनट में जो मैंने आपको बताया उसको मैं समराइज करता हूं, उसकी समरी देता हूं कि रोमांटिक एज वह एज है जब हम बंधनों से मुक्त होते हैं, जब हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हमारी कोई थियरी, कोई प्रिंसिपल, कोई डॉक्ट्राइन नहीं होती, हम अपनी खुद की थियरी बनाते हैं। बहुतों को गलत लगता होगा, जो रोमांटिक नहीं होते होंगे उनको गलत लगता होगा, ठीक है।
रोमांटिक एज कुछ लोग कहेंगे 1789 में शुरू हुआ क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन उस समय आया लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के अपने क्लेरियन कॉल के लिए, और 1837 में कुछ लोग कहेंगे ये समाप्त हुआ, लेकिन ये गलत है। इसकी शुरुआत 1798 में हुई विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, अ जॉइंट वेंचर ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज, and it ended in 1832 with the presentation of reform bill in the parliament of England. क्लियर है? इतनी बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, शॉर्ट मैंने फिर से बता दिया। अब हम रोमांटिक एज देखते हैं कि रोमांटिक एज होता क्या है। ठीक है, रोमांटिक एज होता क्या है ये हम देख लेते हैं। फिर से देखिए आप रोमांटिक एज अब विस्तार से। romantic age. Now, who is called a romantic? किसे आप रोमांटिक कहेंगे? अब बड़ी सामान्य भाषा में समझिए, रोमांटिक का उल्टा आप कह सकते हैं क्लासिकल को या क्लासिसिस्ट को। जो नियम कानूनों में बंधा हुआ होता है उसे हम कहते हैं क्लासिसिस्ट, और जो नियम कानूनों से स्वतंत्र होता है, जो नियम कानूनों में ज्यादा विश्वास नहीं रखता है, उसे हम कहते हैं रोमांटिक। जैसे रात के 1 बजे अगर कोई कहता है कि मेरा चाय पीने का मन है, मैं प्रयागराज जंक्शन पर जाके चाय पीना चाहता हूं क्योंकि रात बहुत सुंदर है, तो निश्चित रूप से वो रोमांटिक है, क्योंकि रात सोने के लिए बनी हुई है, अर्धरात्रि में उसकी चाय पीने की इच्छा हो रही है। इसलिए नहीं कि वो परेशान है, बल्कि इसलिए क्योंकि रात बहुत सुंदर है एंड ही wants to enjoy the night, वो नाइट को एंजॉय करना चाहता है। कुछ लोग कहेंगे पागल हो गए हो क्या यार, रात को जाओगे चाय पीने? जो कह रहे हैं रात को जाओगे चाय पीने वो क्लासिसिस्ट हैं, वो नियम कानूनों से बंधे हुए लोग हैं। उनका मानना है कि सुबह पी लेंगे। लेकिन रोमांटिक तो फिर रोमांटिक है, उसका जो मन हो गया वो उसी समय करेगा, वो किसी भी नियम कानूनों में बंध कर काम नहीं करेगा, उसके मन में जो आ जाएगा वो करेगा। रोमांटिक जो होते हैं दे आर टोटली अनरियल, वो पूरी तरीके से अनरियल होते हैं। उनकी बातों का कोई बड़ा मतलब नहीं होता। अगर उनकी बातों के लॉजिक में आप जाएंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मजा है आपको बहुत आएगा। जैसे ऐसे समझिए, एक नायक और एक नायिका अगर बात कर रहे हों तो नायक कहेगा मैं तुम्हारे लिए 4 तारों को तोड़ के ला सकता हूं। ये रोमांटिक एक्सप्रेशन है। वो 4 तारे नहीं, वो 1 बाल्टी पानी नहीं ला सकता है वास्तव में, लेकिन वो 4 तारों के तोड़ने की बात करेगा क्योंकि ही इज अ मैन ऑफ रोमांटिसिज्म। जैसे कुछ नायक अपनी नायिकाओं को, कुछ प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को ताजमहल छोटा सा लाके दे देते हैं। ये क्या है? रोमांटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि दैट इज नॉट द ताज, वो ताज नहीं है, वो केवल सपनों की दुनिया है जिसमें उन्होंने ताज गढ़ लिया है। तो ये रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का सिंपली मतलब होता है जब आप नियम कानून से परे। इट इज अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, ये कल्पना की दुनिया होती है। इट इज अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, ये फैंटेसी की दुनिया होती है, रमणीक दुनिया होती है। आप फिल्म देखते रहते हैं, हीरो हीरोइन बात करते रहते हैं, एक सेटलमेंट होता है, अचानक एक गाना बजने लगता है जिसमें बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लोग पता नहीं किस दुनिया में पहुंच जाते हैं और गाना आने लगता है। ये वास्तविकता नहीं है, दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। ऐसी कल्पना है नायक और नायिका की, दैट इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। ये इसी को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म सिंपली मीन्स अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। इट इज कॉल्ड स्केपिज्म, इसे हम स्केपिज्म कहते हैं, पलायनवादी व्यवस्था कहते हैं। जब when we are not satisfied with our reality, when we are not satisfied with our present time, when we are not satisfied with the present world, we just escape to another world, world of imagination, and that is the world of romanticism. तो रोमांटिसिज्म की दुनिया होती है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम देखते हैं essential features of romantic literature या essential features of romantic age। essential features याद देखिए, essential features
of romantic literature. Romantic literature. रोमांटिक लिटरेचर के इसेंशियल फीचर्स. हाउ रोमांटिक लिटरेचर डेवलप्ड, हाउ रोमांटिक लिटरेचर एमर्ज्ड, कैसे रोमांटिक लिटरेचर का विकास हुआ, कैसे रोमांटिक लिटरेचर की शुरुआत हुई, कैसे रोमांटिक लिटरेचर एडवेंट हुआ, कैसे उसका आगमन हुआ. जब किसी एक चीज से आप ऊब जाते हैं तब दूसरी चीज का जन्म होता है. जैसे अगर आपका पढ़ने का मन बिल्कुल न करता हो, केवल फिल्म देखने का मन करता हो, तो आपके लिए व्यवस्था यह है कि इतनी फिल्में देख डालिए, इतनी जल्दी जल्दी देख डालिए कि फिल्मों से आपका मन उब जाए, फिर फिल्म देखकर आपको घृणा होने लगे, फिर आपका पढ़ने का मन करने लगेगा. जब आपको बहुत नींद आती हो तो एक बार आप इतना सो जाइए, 10-15 दिन केवल सोते रहिए, फिर आपको सोने से घृणा हो जाएगी, फिर आप जागने लगेंगे. किसी चीज को इतना करिए कि फिर उससे आपको घृणा हो जाए. दिस हैपेंस. तो हुआ क्या कि रोमांटिक एज के पहले नियो क्लासिकल एज चल रहा था. नियो क्लासिकल एज, एंड नियो क्लासिकल एज was a pseudo classical age that the writers of this period claimed to be classicist. वो कहते थे कि मैं क्लासिसिस्ट हूं, मैं उसी तरीके से लिख रहा हूं जिस तरीके से रोमन और ग्रीक ऑथर्स लिख रहे थे, लेकिन इट वाज फॉल्स क्लेम, एक झूठा क्लेम था, एंड दैट्स व्हाई दे केम टू बी नोन एज सूडो क्लासिसिस्ट. सूडो का मतलब आप समझते हैं, सूडो, सूडो मतलब होता है झूठा. सूडो, सूडो मीन्स झूठा. दिस द स्पेलिंग ऑफ सूडो, जस्ट बी वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल रहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा सूडो की स्पेलिंग. तो सूडो क्लासिसिस्ट मतलब झूठा क्लासिसिस्ट, जो केवल क्लेम करेगा, होगा नहीं. न्यू क्लासिसिज्म और द न्यू क्लासिकल एज वाज जस्ट फुल ऑफ ड्राई इंटेलेक्चुअलिटी. इसमें बौद्धिकता कूट कूट के भरी हुई थी. जब आपके पास दिमाग बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो आपके वो पतन का कारण बन जाता है. बहुत ज्यादा दिमाग नहीं होना चाहिए, दिल भी होना चाहिए, मन भी होना चाहिए. रोमांटिक्स जो है वो दिल और मन की बातें करते हैं, और जो क्लासिसिस्ट हैं वो केवल दिमाग की बात करते हैं. वो हर जगह अपना दिमाग लगाए बैठे हुए हैं, उनको हर काम नियम कानून से चाहिए. और रोमांटिक्स जो है वो कहते हैं दिमाग चाहे जो कहे, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगा. इसीलिए रोमांटिक्स जो है वो ज्यादा पावरफुल हुए, क्योंकि पोएट्री के लिए इमोशंस एंड इमेजिनेशंस आर मोर नेसेसरी देन रूल्स एंड रेगुलेशंस. रूल्स और रेगुलेशंस से ज्यादा यहां दिल और मन साफ होना चाहिए. दिस तो वो सूडो क्लासिसिस्ट कहे गए. जो आपका न्यू क्लासिकल एज है उसी को हम कॉफी हाउस लिटरेचर भी कहते हैं. कॉफी हाउस पोएट्री उसमें लिखी गई. कॉफी हाउस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉफी हाउस लिटरेचर? एक्चुअली इंग्लैंड में कॉफी हाउस कल्चर चला. कॉफी हाउसेस होते थे, वहां लोग बैठते थे, चर्चा पर चर्चा करते थे, कॉफी की एक सिप लेकर, और वहां केवल इंटेलेक्चुअल बातें होती थी समाज की. दिल से कोई नहीं बात कर सकता. जैसे आप किसी से मिलते हैं, अपने एक मित्र से मिलते हैं, तो मित्र से क्या कहते हैं? हेलो, हाउ आर यू? तो कहता है फाइन. आप कहते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन? तो कहता है अप टू नथिंग, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा. आप जिस लहजे में बात किए हैं दैट इज क्लासिसिज्म. एकदम नियम कानून से बात किए हैं. और अगर कोई रोमांटिक व्यक्ति होगा तो अपने मित्र से कैसे मिलेगा पता है? असली मित्र जो होगा कहेगा कैसे बे, क्या कर रहे हो? आईएएस अधिकारी भी जब अपने खास मित्रों से मिलते हैं तो इसी भाषा में बात करते हैं. प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, बिग इंजीनियर्स जब मिलते हैं तो इसी भाषा में बात करते हैं, अगर वो अपने मित्रों से मिले हैं. क्योंकि मित्रों के बीच ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं होती हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस नहीं होती हैं, वो इनफॉर्मल हो जाते हैं. और कॉफी हाउस में जो लैंग्वेज थी, इट वाज टोटली फॉर्मल, इट वाज टोटली डिसिप्लिन्ड. वहां लोग बैठकर केवल दिमाग की बातें किया करते थे. एंड दैट इज व्हाई दैट लिटरेचर केम टू बी द लिटरेचर ऑफ ड्राई इंटेलेक्चुअलिटी. सूखी बौद्धिकता. बुद्धि तो बहुत है लेकिन किसी को पसंद नहीं आ रही है, उसे कहते हैं सूखी बौद्धिकता. और इन्हीं सब चीजों से जब ऊब गए लोग तो रोमांटिक एज में प्रवेश किया. बुद्धि लगाते लगाते जब इंसान डूब जाता है तो थोड़ा दिल लगाने की बात वो करने लगे. कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कोई गाना सुन रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, जैसे आप साउथ इंडियन फिल्म देखते हैं,
हीरो पैर पटकता है तो हजारों गाड़ियां उड़ जाती हैं। क्या ये पॉसिबल है? सबको पता है इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज फेक, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं क्योंकि लोगों को मजा आता है। तो रोमांटिक एज वही है क्या कि आपको समझ में तो कुछ नहीं आएगा लेकिन मजा बहुत आएगा। फिल्म देखते हैं, हीरोइन यहां बैठी हुई है और हीरो जर्मनी में बैठा हुआ है। हीरोइन यहां गाना गा रही है, हीरो वहां जहां से ये छोड़ेगी वहीं जो गाना गाना शुरू करेगा, क्या वो सुन रहा है इसका गाना? ये रोमांटिक कॉन्सेप्ट है। लैला मजनू फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण लव स्टोरी है, इजिप्ट के रेगिस्तानों की कहानी है। अगर आप देखेंगे तो लैला के ऊपर निशान पड़ जाते हैं जब मजनू को पीटा जाता है। इज इट पॉसिबल? इट इज अ रोमांटिक कॉन्सेप्ट। कहीं अगर बेटे का एक्सीडेंट हो तो मां रात में सोते सोते जग जाती है। इज इट पॉसिबल? इट इज द मैटर ऑफ टेलीपैथी, इट इज टोटली रोमांटिक। यही रोमांटिक है और वही लोग चाहते थे। क्यों? नियम कानूनों में बंध कर बहुत जी लिया, अब थोड़ा सा स्वतंत्र हो जाए, स्वतंत्रता चाहते थे। तो इसी न्यू क्लासिकल एज के विरोध में या उससे उबरने के लिए रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। रोमांटिक एज इज नोन एज द एज ऑफ रिवोल्ट एंड रिवाइवल। ये देखिए, इट इज नोन एज द एज ऑफ रिवोल्ट एंड रिवाइवल। रिवोल्ट मतलब विद्रोह और रिवाइवल मीन्स पुनर्जागरण, पुनः जागृत हो जाना। इट वॉज रिवोल्ट अगेंस्ट नियो क्लासिसिज्म, इट वॉज रिवोल्ट अगेंस्ट कॉफी हाउस लिटरेचर, इट वॉज रिवोल्ट अगेंस्ट ड्राई इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ नियो क्लासिकल एज, एंड इट वॉज रिवाइवल ऑफ एक्सुबरेंस ऑफ एलिजाबेथन रोमांटिक फ्लाइट। शेक्सपियर के समय में जो रोमांटिसिज्म था उसी को रिवाइव किया गया, फिर से रोमांटिसिज्म आया। कभी कभी तो यह भी कहा जाता है इट वाज रिवाइवल ऑफ एंशिएंट ग्रीको रोमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एंशिएंट ग्रीको रोमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन का भी ये रिवाइवल है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कई बार, अगर पूछा जाए कि which age is known as the age of revolt and revival, simply you have to say that it is romantic age because it was revolt against neoclassicism and it was the revival of exuberance of romantic flight of Elizabethan literature. ठीक है, तो रिवोल्ट एंड रिवाइवल की बात भी यहाँ होती है। बहुत सारे लोगों ने रोमांटिसिज्म को बहुत तरीके से डिफाइन किया है। दैट विल सी इन आवर रेगुलर क्लासेस व्हेन यू टेक एडमिशन and you will join RBS classes, the Pariksha Guru, and only after that we will discuss in details. But in a nutshell, we are going to discuss romantic age today. Okay. Now, essential features हमने लिखा था, फिर से लिख देते हैं। Essential features. किसके पीछे मैं लिख चुका हूं, एसेंशियल फीचर्स ऑफ रोमांटिक एरा। एरा मींस एज, एज मींस पीरियड। ठीक है, अब आगे मैंने क्यों नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि अगर लिटरेचर लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पीरियड क्यों नहीं लिखा, और पीरियड लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लिटरेचर क्यों नहीं लिखा। तो कुल मिला के एसेंशियल फीचर्स पीछे जो डिस्कशन हुआ है उसको हम फॉलो करते हैं। पहला, द wholeness of vision, the wholeness of vision। दूसरा, escapism, escapism। तीसरा, ऑर्गेनिक
सेंसिबिलिटी, चौथा ह्यूमनिज्म, फिफ्थ individualism. This is known as subjectivism. Next, love. Next, aestheticism, etc. These are the fine qualities of Elizabethan literature. अगर आप इनको पढ़ लें और केवल ये देख लें कि उस दौरान किन किन राइटर्स में ये सारे फीचर्स पाए जाते थे, और ये देख लें कि रोमांटिक एज के ऊपर किन किन क्रिटिक्स ने क्या क्या कहा है, तो रोमांटिक एज आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो वन आफ्टर वन विल डिस्कस इट, एक के बाद एक हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है द होलनेस ऑफ विजन। ठीक है, द होलनेस ऑफ विजन। ठीक है, अब होलनेस ऑफ विजन क्या होता है? सबको साथ लेकर चलना। एक रोमांटिक जो होता है उसके लिए जिंदगी और मौत में कोई अंतर नहीं। आप बुद्धिमान कब होते हैं पता है आपको? When you are called wise, when you are called a person of wisdom। आपको बुद्धिमान कब कहा जा सकता है? जब आपके डिफरेंसेस समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, थोड़ी सी गरीबी आ गई तो लगा चिल्लाने, अरे मैं बहुत गरीब हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जीना जो है वो बेकार है, जीने का कोई मतलब नहीं है। और 10 रुपए उसने कमा लिए, फिर पागल हो गया, अब क्या बचा है जीवन में, मैं तो सब कुछ पा गया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। यही होता है बेवकूफों की निशानी। और जब यही डिफरेंसेस हट जाते हैं, जब धनी गरीब, जिंदगी मौत, दिन रात, गोरा काला, सुख दुख, इन सब के बीच के डिफरेंसेस समाप्त हो जाते हैं, तब आप बुद्धिमान। When you harrow everything, जब आप हैरो कर देते हैं, समतल कर देते हैं चीजों को, then you are called wise। और रोमांटिक एज के जितने भी ऑथर्स थे, उनके पास यही खूबी थी, वो सबको साथ लेके चलना चाहते थे। उनके लिए ना कोई गरीब था, ना अमीर था, ना कोई शहर था, ना कोई गांव था, ना मौत थी और न जिंदगी थी, सब उनके लिए सेम था। द होलनेस ऑफ विजन, यही कहा जाता है। ठीक है, कैसे? अगर हम कहें कि the 5 important poets of this period, because this period is mostly known for its poetry, golden period of poetry it is said। तो इसमें जो एक पहला नाम आएगा वो आएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। ये रोमांटिक एज में आए, तो ये न्यू क्लासिकल एज में, लेकिन इनका जो सब कुछ ठीक ठाक लेखनी आई वो आई रोमांटिक एज में। और दूसरे पोएट इस एज के थे जॉन कीट्स, एक बड़ा नाम। जॉन कीट्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि केवल इस दुनिया में वो 26 साल रहे। He lived just 26 years and earned a lot of fame। अति ख्याति उन्होंने प्राप्त की, और खुद ही ख्याति नहीं प्राप्त की उन्होंने, बल्कि किसी और को भी पॉपुलर बनाया। वो कौन थे? उन्होंने विलियम शेक्सपियर को पॉपुलर बनाया, केवल इतना कहकर कि शेक्सपियर हैड नेगेटिव कैपेबिलिटी। शेक्सपियर के पास नेगेटिव कैपेबिलिटी थी। केवल इतना कहने से शेक्सपियर भी जितने पॉपुलर थे, उनकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए, और खुद तो वो पॉपुलर थे ही थे। केवल 26 साल इस दुनिया में जिए, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ 80 साल इस दुनिया में रहे। और तीसरे पोएट हैं पी बी
शेली, पूरा नाम पर्सी बाइसी शेली। चौथे पोएट रहे एस टी कॉलरेज, पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरेज। एंड पांचवा है लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन। These are the 5 poets। ये 5 वे कवि हैं जो रोमांटिक एज की धुरी है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर पूरा रोमांटिक एज रिवॉल्व करता है। तो इन लोगों ने होलनेस ऑफ विजन के कॉन्सेप्ट को अपनाया और रोमांटिक एज को रोमांटिक एज बनाया। ये कैसे? जॉन कीट्स नेचर की बात करते हैं, उन्होंने रस्टिक फीचर्स को डिवाइन फीचर्स की तरफ पेश कर दिया, लेकिन शहरों से भी उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं था। जॉन कीट्स ब्यूटी की बात करते हैं, एस्थेटिक ब्यूटी की बात करते हैं कि ईश्वर ने हमें जितनी सुंदरता देके भेजी है, हमें चाहिए कि हम उसमें अपने तरीके से चार चार लगाएं, टेक्निकलिटी के साथ। ठीक है, पीबी शेली का कहना है कि इन दिस वर्ल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी एंड यूटोपिया। काल्पनिक दुनिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल्पना हमारे वास्तविकता में बदलाव लाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनती है। जब तक हम कल्पना नहीं करेंगे, तब तक चीजों के लिए हम कुछ करेंगे नहीं। इनका मानना है कि कहीं भी कुछ भी परिवर्तन करना है तो वी नीड एनर्जी, हमें उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर, जॉन कीट्स ब्यूटी, पीबी शेली एनर्जी एंड यूटोपिया, एस.टी. कॉलरेज सुपरनैचुरल की बात करते हैं। ये सुपरनैचुरल की बात करते हैं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी सी बात कही है। क्या कही है? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये देखिए, इनका एक फ्रेज है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। रोमांटिक एज के लिए बहुत बड़ा फ्रेज है, क्योंकि इनका मानना था कि बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी दैट यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव ऑन, जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है, तो वहां एक फ्रेज अप्लाई करिए, दैट जस्ट सस्पेंड योर ऑल द डिसबिलीफ। अपने सारे अविश्वासों को निलंबित कर दीजिए एंड एंजॉय पोएट्री। कोई चीज आप देख रहे हैं, आपको विश्वास नहीं आ रहा है, उस अविश्वास को आप निलंबित कर दीजिए, भगा दीजिए और अपनी पोइट्री को एंजॉय करिए। क्योंकि अगर अविश्वास में पड़ेंगे तो आपका सारा मजा खराब हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय पोइट्री, आप पोइट्री एंजॉय। ठीक है, लॉर्ड बायरन ऑलवेज टॉक्स ऑफ रेवोल्यूशन। एक क्रांति की बात करते हैं। इनका मतलब है कि अगर दुनिया में परिवर्तन लाना है तो वी नीड रेवोल्यूशन, हमें रेवोल्यूशन की आवश्यकता है। देखिए, इन कवियों के बारे में अगर हम विस्तार पूर्वक पढ़ लें, इनकी राइटिंग्स को विस्तार पूर्वक पढ़ लें, इनकी फिलॉसफी को विस्तार पूर्वक पढ़ लें, तो रोमांटिक एज में कुछ और नहीं बचा है पढ़ने के लिए। आपको सब समझ में आ चुका है मान लीजिए, लेकिन दिस इज नॉट अ कॉमन थिंग, इट टेक्स टाइम। समय लेता है। आसानी से आप इनको 10 मिनट में पढ़ के दूर नहीं कर सकते, या घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन में पढ़ के दूर नहीं कर सकते। इट टेक्स टाइम, इसमें समय लगेगा। एंड फॉर दैट वंस अगेन आई से, जस्ट टेक एडमिशन, जस्ट टेक रेगुलर क्लासेस and you'll get success and all the informations regarding this romantic literature। तो ये सारी चीजें एस.टी. कॉलरेज क्या कहते हैं? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। यही वो व्यक्ति हैं
जिन्होंने शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में जो लेडी मैकबेथ है उसको चौथी चुड़ैल कहा है। लॉर्ड बायरन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वो कहते हैं अगर परिवर्तन लाना है तो रेवोल्यूशन चाहिए, क्रांति चाहिए। जॉन कीट्स कहते हैं अगर जीवन ढंग से जीना है जस्ट गो आफ्टर ब्यूटी। ये कहते हैं ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। इनका फ्रेज क्या है? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। इनका कहना है a thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. देखिए, जो ब्यूटी इज ट्रुथ ब्यूटी है, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है, Ode on a Grecianer, you will find there. And a thing of beauty is joy forever. उनकी एक राइटिंग है एंडीमियन, उसकी पहली लाइन है ये, दिस इज द फर्स्ट लाइन, ये सब फैक्ट्स है, ठीक है। पीबी सेली ने जो डेफिनेशन दिया पोएट्री की, कैसे दिया? और बेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट मोमेंट्स। हमारे सबसे अच्छे गीत वही होते हैं जो हमारे सबसे दुख के पलों को बताते हैं। क्या कहते हैं ये? और बेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट मोमेंट्स। वियोगी होगा पहला कभी, आह से निकला होगा गान। इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं पीबी सेली। जबकि वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और ये जो पावरफुल फीलिंग्स होती हैं ये रिकलेक्टेड फ्रॉम ट्रैंक्विलिटी होती है, ठीक है। ये एकाकीपन में जागृत होती हैं। जॉन कीट्स कहते हैं पोइट्री इज द इनकार्नेशन ऑफ ब्यूटी। ये सुंदरता का अवतार होती है, जो सुंदर नहीं है वो पोइट्री नहीं हो सकती। ये सारे जितने भी थे, दे ऑल रिजेक्टेड रियलिटी फॉर द सेक ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी। इन सब ने रियलिटी को रिजेक्ट कर दिया, वास्तविकता से परे गए। दे escaped from reality only in order to search for absolute reality। सबका केवल एक ही लक्ष्य था, वो परम सत्य तक पहुंचना चाहते थे। सबके सब परम सत्य तक पहुंचना चाहते थे, साधन चाहे जो भी हो। जैसे आपको मुंबई जाना है तो कोई फ्लाइट से जा सकता है, कोई ट्रेन से जा सकता है, कोई बस से जा सकता है, कोई पैदल जा सकता है, लेकिन जाना सबको मुंबई ही है। वैसे ही साधन अलग अलग थे। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर और सॉलिट्यूड के माध्यम से जाना चाहते थे एब्सोल्यूट रियलिटी तक। जॉन कीट्स ब्यूटी के माध्यम से जाना चाहते थे एब्सोल्यूट रियलिटी तक। पीबी सेली एनर्जी एंड यूटोपिया के माध्यम से जाना चाहते थे एब्सोल्यूट रियलिटी तक। एस.टी. कॉलरिज सुपरनैचुरल के माध्यम से जाना चाहते थे एंड लॉर्ड बायरन रेवोल्यूशन के माध्यम से जाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्य सबके सेम थे, दैट दे ऑल वांटेड टू गो टू एब्सोल्यूट रियलिटी। They all wanted to reach absolute reality। Absolute reality तक ये सब पहुंचना चाहते थे। तो सबको साथ ले चलने की जो भावना डेवलप हुई वो द होलनेस ऑफ विजन कही जाती है, ठीक है। ये क्या कही जाती है? द होलनेस ऑफ विजन। दूसरा है एस्केपिज्म। एस्केपिज्म सिंपली मींस एस्केप फ्रॉम रियलिटी। एस्केप फ्रॉम रियलिटी, पलायनवादी विचारधारा। पलायनवादी विचारधारा, हम पलायनवादी विचारधाराओं के एडवोकेट कब हो जाते हैं? हम कब चाहते हैं कि हम वास्तविकता से पलायन करें? जब वास्तविकता हमें काटने लगती है। When we find reality biting, जब हमें लगता है कि we cannot exist in reality, then we start searching for a new world, the world of imagination। तब हम कल्पना की दुनिया में पहुंच जाते हैं और हम एक नई दुनिया बसाते हैं। दैट इज कॉल्ड एस्केपिज्म। इसी को हम कहते हैं एस्केप फ्रॉम रियलिटी। एस्केप फ्रॉम
रियलिटी। कहां निकल के जाते हैं? एस्केप फ्रॉम रियलिटी करते हुए हम लोग निकल के जाते हैं एक काल्पनिक दुनिया। और सभी कभी ऐसे हैं, चाहे वो ये जो मैंने पांचों लिखे हैं, चाहे कोई भी इसमें से हो, सभी यही करते हैं। एवरीवन डज द सेम। सब पलायनवादी दुनिया में जा रहे हैं। ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोमांटिक एज के सेंस में। कैसे? ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी इज एसोसिएटेड विद इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के बारे में कहा जाता है, इमेजिनेशन इज एन ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी that provides us a power to see more than there is to see, to feel more than there is to feel, and to understand more than there is to understand. ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी एक ऐसी क्षमता हमें दे देती है कि जितना आम लोग देखते हैं उससे ज्यादा हम देखने लगते हैं, जितना आम लोग समझते हैं और महसूस करते हैं उससे ज्यादा हम समझने और महसूस करने लगते हैं। ये ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी की क्षमता होती है इन कवियों के पास, जो हम नहीं देख सकते वो ये देखते हैं। इमेजिनेशन दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी इमेजिनेशन जो सबके पास होती है, छोटी मोटी कल्पनाएं सब कर लेते हैं, और एक होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन जो मोस्टली केवल तीन के पास होती है, कवि, प्रेमी और पागल, लवर, ल्यूनेटिक एंड पोएट। इन तीन के पास होती है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन जो किसी हद तक जाके कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी, ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी ऐसे समझिए जैसे एक मुर्गा होता है, उसे कैसे पता चल जाता है 4 बज गया आप बाग लगाओ? ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी है उसके पास, ऑर्गेनिज्म है उसके पास, उसको घड़ी की आवश्यकता नहीं है, उसे अंदाजा लग जाता है। अगर आपके पास घड़ियां ना होती ना तो बिना इधर उधर देखे आप सही वक्त बताते। आज घड़ी है तो भी सही वक्त नहीं बता पाते क्योंकि हम मशीनों के गुलाम हो चुके हैं, और जब ऑर्गेनिज्म होता है तो मशीनों से परे होता है। नेक्स्ट कम्स ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म सिंपली मीन्स a creation of good life of man। जब भी हम ये सोचते हैं कि हम किसी के जीवन को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं, जब भी हम सोचते हैं कि यदि हमारे कारण किसी का जीवन अच्छा बन सकता है तो हम कुछ करें, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। इसे हम मानवतावादी या मानववादी विचारधाराओं के तहत रखते ह्यूमनिज्म। Who is said to be the first humanist poet? किसे हम पहला ह्यूमनिस्ट पोएट कहते हैं? यह रेनेसा के दौरान पाया जाता है। इट वॉज पेट्रार्क। पेट्रार्कन सोनेट आपने सुना होगा, इटली। तो पेट्रार्क इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट ह्यूमनिस्ट पोएट, क्योंकि उसी ने सबसे पहले लोगों की मदद करना शुरू किया। कैसे? अपने सोनेट के द्वारा। जब आप रेनेसा पढ़ेंगे तब उसमें पेट्रार्क की चर्चा हम विशेष तौर पर करेंगे। तो ये लोग कुछ नहीं चाहते, ये लोग केवल बेटरमेंट ऑफ लाइफ की बातें करते हैं कि जीवन किस तरीके से अच्छा हो, और उनके अच्छे होने में मटेरियलिज्म, फिजिकल वर्ल्ड या मनी ये कोई मैटर नहीं करता है। देखिए खुशियां जो होती है ना, बहुत फैक्ट में बताऊं, जितनी खुशियां झोपड़पट्टियों में पाई जाती हैं उतनी खुशियां महलों में नहीं पाई जाती। जितना दिन झोपड़पट्टी के बच्चे हंस लेते हैं उतना दिन महलों के बच्चे नहीं हंस पाते। क्यों? बिकॉज दे लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमनिज्म। वो मानवता की दुनिया में जीवित रहते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कुछ भी करते हैं कि सामने वाला खुश हो। और जब हम इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियलिटी, जब हम बनावटी दुनिया में रहने लगते हैं तो वहीं हमारी खुशियों का समापन होने लगता है, वहीं हम समाप्त होने लगते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ह्यूमनिज्म अलग चीज है। What do you understand by individuality? Individualism or subjectivism? Individualism और subjectivism एक कॉन्सेप्ट है कि वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। हम इस समाज के हिस्से हैं, और अगर इस समाज का एक एक हिस्सा विकसित हो जाएगा, खुश हो जाएगा, तो समाज खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले इफ यू वांट टू मेक दिस वर्ल्ड हैप्पी, if you want to make this society happy, if you want to make the atmosphere happy, just try to make happy yourself.
अपने आप को खुश बनाइए आप, एंड ओनली आफ्टर दैट द वर्ल्ड विल बी हैप्पी। तो यहां सब्जेक्टिविज्म की बात मोस्टली होती है। इस समय सब्जेक्टिव राइटिंग मैक्सिमम आई। देखिए राइटिंग दो तरीके की होती है, एक होती है सब्जेक्टिव राइटिंग और एक होती है ऑब्जेक्टिव राइटिंग। व्हेन द पोएट और ऑथर गोज इनटू हिमसेल्फ, जब कोई कवि अथवा लेखक अपने अंदर झांकता है, then that is called subjectivism. And when a poet or author goes out of himself, then it is called objective. जब वो दुनिया भर की बातें बताए, अपनी बात ना बताए, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जब अपनी बात बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिविज्म। नेक्स्ट कम्स लव। लव डजंट मीन लव बिटवीन लवर एंड बिलवेड। प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं। लव आप दुनिया से कर सकते हैं, लव समाज से कर सकते हैं, लव भावनाओं से कर सकते हैं, लव प्रेम से प्रेम कर सकते हैं, लव अपने मम्मी पापा से कर सकते हैं। लव इज अ बिग थिंग, लव इज अ कॉन्सेप्ट। विदाउट लव लाइफ इज नथिंग, बट इट डजंट मीन दैट लव एग्जिस्ट्स ओनली बिटवीन लवर एंड बिलवेड। अगर वहां है तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस लव, लेकिन लव जस्ट टेक इन अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। बड़े कॉन्सेप्ट में लव को समझने का प्रयास करिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में नहीं। लव मतलब बस प्रेमी प्रेमिका का इलिसिट लव, लव एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े कॉन्सेप्ट में लव को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट कम्स एस्थेटिसिज्म। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्थेटिक, जैसे कोई कहे एस्थेटिक ब्यूटी, तो आपके दिमाग में जो पहली बात आती है, लगता है इस पे जैसे लगता है इसका मतलब होता है आध्यात्मिक सुंदरता। नहीं, गलत। एस्थेटिसिज्म डजंट मीन आध्यात्मिक सुंदरता। इसका मतलब होता है टेक्निकल ब्यूटी, तकनीकी युक्त ब्यूटी। एस्थेटिक्स किसे कहते हैं? इसे कहते हैं सौंदर्य शास्त्र। अपने कॉन्सेप्ट से आप किसको कितना सुंदर बना सकते हैं, टेक्निकलिटी से आप कितना सुंदर किसको बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिसिज्म। जैसे कोई सुंदर है और उसको आप और सुंदर बनाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर ले जाते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, and that is called artificial beauty. That is not actually artificial beauty, just you increase the beauty that was natural given by God or by nature. जो सुंदर होता है उसी को जब हम सजाने का प्रयास करते हैं तो और सुंदर हो जाता है। लेकिन जो पहले से ही बदसूरत हो या उतना सुंदर ना हो, हालांकि रोमांटिक्स किसी को भी बदसूरत नहीं मानते हैं, उसको जब आप सजाने का प्रयास करते हैं तो और बुरा हो जाता है। तो एस्थेटिक ब्यूटी सिंपली मीन्स व्हेन यू टेक्निकली इंक्रीज द ब्यूटी विद द यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स समटाइम्स इवन। ठीक है, तो एस्थेटिसिज्म। एंड जॉन कीट्स बिलोंग्स टू एस्थेटिक ब्यूटी। वो एस्थेटिक ब्यूटी से बिलोंग करते हैं, एंड दैट इज व्हाई ही सेड ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। इसीलिए उन्होंने कहा ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। ये देखिए यहां मैंने लिखा था, एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो ये वर्ड्स, ये जॉन कीट्स। ठीक है, तो इन 5 कवियों को विस्तार से जब हम पढ़ेंगे तब रोमांटिक एज का जो कंसेप्ट है वो हमारे समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। लेकिन इन अ नटसेल we could only conceptualize romantic literature, and to what extent I could do, I did, and this much is for today. And I request you to watch, like, subscribe and share this channel, and don't forget pressing bell icons to get all the notifications. If you want to have 100% success, join this channel immediately, otherwise late हो जाएगा। तो अगर कोई बात देरी से होती है तो केवल आप पश्चाताप कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। So this much is for today, and we'll meet in the next video. Thank you.